नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों जो सिलेक्शन के लिए 101% बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। और हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शिक्षा जगत के चैनल को दोस्तों, और वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन आपके हिंदी शिक्षा शास्त्र के, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आ चुका है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? प्रस्तावना का मूल आधार होता है। जो प्रस्तावना है इसका मूल आधार क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। प्रस्तावना का मूल आधार क्या होगा? पूर्व ज्ञान होता है, सहायक सामग्री होगा, या शिक्षण उद्देश्य होगा, या समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है दोस्तों? प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है, क्या होगा प्रस्तावना का? जो प्रस्तावना यानी कि आप लोग देखते होंगे जब आप लेख लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो क्या होता है? इंट्रोडक्शन ही प्रस्तावना दिया जाता है। तो प्रस्तावना किस पर जो मूल आधार होता है? पूर्व ज्ञान, जो आपके पहले ज्ञान होता है, उस ज्ञान पर के आधार पर आपका प्रस्तावना का मूल आधार होता है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हम बात कर रहे हैं आगमन विधि को। ठीक है, तो आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि, या सत्यापित विधि। तो आगमन विधि को दोस्तों और अन्य या किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। विश्लेषण, सामान्य विधि, या उदाहरण विधि, या सत्यापित विधि। तो राइट ऑप्शन जाएगा उदाहरण विधि, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आगमन विधि मतलब उदाहरण के नियम की ओर चलना। यह प्रकृति किसकी है दोस्तों? उदाहरण विधि की है। तो आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, वो आसान दिखेगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि के संबंधित है? आपकी पद्य शिक्षण विधि, गद्य शिक्षण विधि, रचना शिक्षण विधि, या आपकी कविता शिक्षण विधि। तो आपकी जो प्रवचन विधि होती है दोस्तों, वह किस शिक्षण विधि से संबंधित कहलाती है? प्रवचन मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं, गद्य। गद्य शिक्षण विधि के अंतर्गत आपकी जो प्रवचन विधि है, यह किस शिक्षण से संबंधित है? तो आपके गद्य शिक्षण से संबंधित है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अब देखते हैं अपना चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, 4th नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष क्या है? जो हमारी भाषा है उसमें प्रदर्शन विधि का दोष क्या है? भाषा में प्रदर्शन विधि है और प्रदर्शन विधि का दोष बताना है। सभी विषयों में उपयोगी हो, छात्रों की निष्क्रियता, निम्न स्तर के लिए उपयोगी, या आपके अमनोवैज्ञानिक। तो भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष क्या होगा दोस्तों? तो भाषा में प्रदर्शन विधि का जो दोष होगा वह होगा निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है। जो भाषा में प्रदर्शन विधि होती है, ये जो बच्चे बालिक बालिका निम्न स्तर के लिए होते हैं उनके लिए मात्र उपयोगी है। बाकी किसी भी बालक बालिकाओं, विद्यार्थी के लिए, शिक्षार्थी के लिए यूजफुल नहीं, उपयोगी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका दोष है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? जो माध्यमिक कक्षा होती है उसमें व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण, या व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान। तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए दोस्तों? तो वह आपका है व्याकरण और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए, क्योंकि हम माध्यमिक कक्षा की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका जाएगा, ठीक है, 4th ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराया जाना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सो दोस्तों आप सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, आप सभी को नमन है दोस्तों। जायसवाल सर आप सभी को प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब है कि भाषा शिक्षण के मूल कौशल में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए?
पठन का कराना चाहिए, श्रवण का कराना चाहिए, बोलने का या लिखने का। तो मैंने बताया भाषा संबंधी 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। प्रथम कौशल सभी लोग जानते हैं श्रवण कौशल होता है। अंतिम कौशल सभी लोग जानते हैं लेखन कौशल होता है। तो भाषा शिक्षण के जो मूल कौशल हैं आपके 4, उसमें जो अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए, तो लिखने कौशल का। ठीक है, लेखन कौशल का। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? अगर मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को आप लोग अपनाएंगे? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति या आपकी प्रोजेक्ट पद्धति? तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं, मातृभाषा की जब भी बात करते हैं उसमें शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु शिक्षण पद्धति की बात करते हैं तो आपकी खेल पद्धति राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, रूपरेखा विधि, सूझ विधि। तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है दोस्तों? तो वह आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि खडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? अब देखिए, अगर खडानन का अर्थ समझाना हो तो आप लोग जो है बच्चों को समझा, मान लीजिए आपकी नियुक्त हो गई, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए, अब बच्चों को आप खडानन का अर्थ समझा रहे हैं, तो यह जो समझाना है किस विधि में प्रयोग आप किया जाएगा? समास विग्रह का, चित्र दिखाकर, व्यक्तित्व या अर्थकथन। तो खडानन सभी लोग जानते हैं समास विग्रह है। जब आप खडानन का समास विग्रह का अर्थ बताएंगे, ठीक है, तो आपका समास विग्रह विधि द्वारा आप खडानन का अर्थ समझाएंगे। आपका राइट ऑप्शन समास विग्रह हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र के, हिंदी पेडागोजी के टॉप 100 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक करेंगे दोस्तों। ठीक है, जायसवाल सर को सपोर्ट करिए, शिक्षा को सपोर्ट कीजिए। देखिए 10th नंबर प्रश्न, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शब्दार्थ बोध, भावानुभव, मनोरंजन, मापन क्षमता। तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों भावानुभावन। ठीक है, क्या होता है? भाव अनुभावन होता है। ठीक है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भाव अनुभावन होता है दोस्तों। राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है दोस्तों? प्रश्नोत्तर प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, शब्दार्थ प्रणाली है या व्याख्या प्रणाली है? तो वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि क्या हो जाएगी दोस्तों? वह आपकी शब्दार्थ प्रणाली होती है। ठीक है, जब भी वर्णात्मक कविता की शिक्षण की सही विधि पूछे तो आपको शब्दार्थ प्रणाली पे करना है। राइट ऑप्शन आपका सी के ऑप्शन के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत व अभिनय प्रणाली। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली आपकी गीत व अभिनय प्रणाली होती है। दोस्तों अगर आपसे सभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार रिपीट भी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है, भाषा बोलने की सीखने के लिए आवश्यकता होती है, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है, या भाषा को बोलना सिखाने के लिए आवश्यकता होती है, या भाषा को समझाने के लिए व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो किसके लिए होती है व्याकरण की ज्ञान की आवश्यकता? भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण की ज्ञान। अगर भाषा में शुद्ध प्रयोग करना है तो व्याकरण का ज्ञान जो है आवश्यक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो आपकी डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति है दोस्तों, यह जो शिक्षण पद्धति है यह किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डाल्टन योजना जो शिक्षण पद्धति है यह आपके, ठीक है, माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तन किसने किया था? किलपैट्रिक ने, मॉन्टेसरी ने, हेलन पार्कहर्स्ट ने या फ्रॉवेल ने? तो प्रोजेक्ट प्रणाली के सभी लोग जानते हैं प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तन किसने किया? तो आपके किलपैट्रिक ने किया था। ठीक है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की दोस्तों कि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व जो है लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? जो भाषा शिक्षण में आप सभी लोग जानते हैं कि पहला श्रवण होता है, दूसरा वाचन, पठन और लेखन होता है, 4 है, अंतिम आपका लेखन होता है। लेकिन भाषा शिक्षण में वाचन के से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक ने, मॉन्टेसरी ने,
हेलन पार्खस ने या फ्रॉबेल ने कहा कि लेखन के पहले वाचन होना जरूरी है। वाचन से पहले लेखन, यानी कि बोलने से पहले जो है लेखन की शिक्षा प्रतिपादित किया जाना चाहिए, बाद में आप वाचन करें। तो ऐसा बोलने वाले या इस शिक्षा का प्रतिपादन करने वाले दोस्तों आपके मंटेंसरी है, यानी कि आपका बी ऑप्शन के साथ जाएगा कि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रतिपादन किया है, आपके मंटेंसरी ने किया है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह क्या है? व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, लिखित भाषा शिक्षण या आपकी मौखिक भाषा होगी। तो खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है दोस्तों वह आपका मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अभिव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होगी? हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि। सूत्रलेखन विधि, शुद्धोच्चारण विधि, खेल विधि या आपका प्रतिलेखन विधि। तो अभिव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु जो सर्वाधिक उपयोगी विधि होगी वह आपकी खेल विधि होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न है दोस्तों कि इकाई योजना आधारित नहीं होती है। जो आपकी इकाई योजना है वह किस पर आधारित नहीं होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रस्तावना पर आधारित नहीं होती है, उद्देश्य कथन पर आधारित नहीं होती है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित नहीं होती है या मूल्यांकन पर आधारित नहीं होती है। तो इकाई योजना दोस्तों जो आधारित नहीं होती है, देखिए इकाई योजना उद्देश्य कथन पर आधारित होती है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित होती है और मूल्यांकन पर आधारित होती है, लेकिन आपकी प्रस्तावना पर आधारित नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नेगेटिव ऑप्शन कहलाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, मूल्यांकन के प्रयोजन की बात कर रहे हैं। विषय की जांच करना है, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, यानी कि क्रम के अनुसार उन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, लिपि का सही ज्ञान होना। तो हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है दोस्तों? हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है, सभी लोग कमेंट करें अगर आप लोगों से आ रहा है, आप लोग भी आज के क्लास में बताना है गोल्डन वीडियो में। तो अगली कक्षा में जो क्रमों उन्नति करना, यानी 6 में है तो 7 करना, 7 के बाद 8 करना, ये आपको क्या कहलाता है? क्रमोन्नत करना कहलाता है। तो हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन ही आपका कि अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जयसवाल सर को हमेशा सपोर्ट करते रहें दोस्तों, शिक्षा को सपोर्ट करें। तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब देखते हैं अगला आपका जो प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है आपके? किलपैट्रिक हैं, मॉरिसन है, ब्लूम है, डेविस हैं। तो इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक आपके मॉरिसन माने जाते हैं दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना जो है उपागम में कितने सोपान या पद हैं? तो हम बात कर रहे हैं हर्बर्टी की पंचपदी, नाम से ही प्रसिद्ध है पंचपदी, तो कितने हो जाएंगे? पाठ योजना उपागम कितने सोपान या पद होंगे? तो 5 ही होंगे, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन में ही आपका आंसर है पंचपदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? आपके मॉरिसन हैं, किलपैट्रिक हैं, बी.एस. ब्लूम हैं या आपके किलपैट्रिक हैं। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक आपके बी.एस. ब्लूम हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक बी.एस. ब्लूम हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता, एक ही उत्तर होता है या कई उत्तर होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं कि उसके कई उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि भाषा में जो 4 महत्वपूर्ण कौशल, उसमें अंतिम कौशल कौन है? तो आप लेखन ही करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक ही उत्तर होता है। क्या उसमें पठन होगा? तो पठन भी आप कर लेंगे। क्या पठन भी होता है क्या आपका अंतिम कौशल? श्रवण भी होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है कोई, देखिए कई उत्तर होना ये नहीं है, बाकी एक ही उत्तर होना, वैधता मानी जाती, विश्वसनीयता मानी जाती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। लेकिन कई उत्तर होते हैं, ये आपकी विशेषता नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। सूत्र विधि, आगमन विधि, समवाय विधि, व्यास विधि। तो व्याकरण शिक्षण की विधि देखिए, व्यास विधि जो है यह व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती, सभी लोग जानते हैं। बाकी सूत्र, आगमन निगमन और समवाय, ये तीनों विधियां व्याकरण शिक्षण की विधि कहलाती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि है समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि या इनमें से कोई नहीं।
तो रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि आपकी समवाय विधि कहलाती है। ठीक है, तो समवाय विधि की पहचान क्या है? रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि ही आपकी समवाय विधि कहलाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। अगर पाठ योजना का आप निर्माण कर रहे हैं तो उससे सर्वाधिक प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक लाभ की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों को मिलता है, शिक्षकों को मिलता है, प्रधानाध्यापक को मिलता है, या किसी को नहीं मिलता है? तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ सभी लोग जानते हैं शिक्षक को मिलता है, क्योंकि पाठ योजना का निर्माण शिक्षक का कार्य होता है, तो उनको ही अधिकतम लाभ मिलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि शिक्षण कौशलों में विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की जाती है, इकाई योजना की, दल शिक्षण की, या अभिक्रमित अन्वेषण की जाती है। तो शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। किसकी व्यवस्था की जाती है? तो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वाचिक अभिनय में किया जाता है, जो वाचिक अभिनय होता है उसमें क्या किया जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, या शिक्षक द्वारा अभिनय, नाटक करना, या इनमें से कोई नहीं? तो वाचिक अभिनय, तो वाच शब्द से सभी लोग जानते हैं वाचिक अभिनय किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद या बोलना। वाचन करना नहीं, बोलना होता है, तो संवाद बोलना ही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी मानी जाती है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी को नमन है, जय हिंद दोस्तों। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर कर देंगे दोस्तों, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस परिवार का हिस्सा बनना मत भूलेगा दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब है कि एक समान शब्दों का अगर उच्चारण सिखाने वाली कोई विधि है तो वह आपकी वनली वन फार आपकी क्या कहलाती है? ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न कि बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो ये बताइए बालक को किस सोपान से पता चलेगा कि वह क्या पढ़ना है, उसे क्या पढ़ना चाहिए या उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना, या स्पष्टीकरण? तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं, कोई भी बालक हो वह आपका प्रस्तावना के जो सोपान होता है उससे पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना, विचार करना। सभी लोग जानते, देखिए भाषा का आधारभूत जो कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, लेकिन विचार करना यह आपका भाषा का आधारभूत कौशल नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, तुलना। तो जो आपकी हर्बर्ट की पंचपदी है दोस्तों का पद नहीं है। कौन सा पद नहीं है? तो पुनरावृत्ति पद नहीं है, प्रस्तावना पद है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, ये तीनों पद हैं हर्बर्ट की पंचपदी का पद में, लेकिन पुनरावृत्ति आपका पद यहाँ पर नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, कविता शिक्षण की विधि नहीं है दोस्तों, ठीक है। रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, गीत अभिनय विधि, अनुकरण विधि को, तो कविता शिक्षण की कौन सी विधि नहीं? देखिए कविता शिक्षण की अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है? जो आपकी भाषा संसर्ग विधि होती है वह पद शिक्षण में उपयोगी होती है, गद्य शिक्षण में उपयोगी होती है, व्याकरण में उपयोगी होती है, या आपके लेखन में उपयोगी होती है? तो भाषा संसर्ग विधि दोस्तों आपके किस में उपयोगी होती है? आपके व्याकरण में उपयोगी होती है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वां प्रश्न क्या गया है स्क्रीन पर कि वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है? ऐसा वाचन जो आपका गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं होता है। मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मौन वाचन जो है आपका सभी लोग जानते हैं, ठीक है, किस में प्रयुक्त होता है? देखिए मौन वाचन आप गद्य में कर सकते हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मौन वाचन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें है आपका कि कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है, मौन वाचन हो सकता है, लेकिन आपके पद में जो है मौन वाचन यहाँ पे प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि आपके रसानुभूत होती है, सभी लोग जानते हैं मौन आपके पद में होता है। तो रस की अनुभूति कब होगी? जब आप अच्छे लय तुक से लय से हो गया तुक के अनुसार जब कविता का पाठन करते हैं, पद का पाठन करते हैं, ठीक है, तो उससे स्वानुवाद मिलता है।
ठीक है। तो आपका जो गद्य है यह दोस्तों मौन वाचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन पद्य में नहीं होता। तो पद्य में आपका मौन वाचन नहीं होगा, पद्य में आपका आदर्श वाचन होता है, अनुकरण होता है, संवेद वाचन होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती, जो दल शिक्षण होता है उसमें शिक्षकों की संख्या एक से अधिक होती है, शिक्षक का अभाव है, या 20 से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दल शिक्षण होता है, जब दल शिक्षण यानी जब शिक्षकों का शिक्षण होता है दल के रूप में, तो उनमें जो शिक्षकों की संख्या होती है वह एक से अधिक होती है। एक होती है, दो है, तीन है, चार। ठीक है, ऐसा नहीं कि शिक्षक की 20 होती है, एक से अधिक होती है। ये आपका नोट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कौन सी विधि संस्कृत में हिंदी शिक्षण में आएगी। ऐसी विधि जो संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है, समवाय विधि, कहानी कथन विधि, सूत्र विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी विधि दोस्तों जो संस्कृत का आपकी हिंदी शिक्षण में आई है वह आपकी सूत्र विधि है। सूत्र विधि संस्कृत की शिक्षण विधि थी, ये आपकी हिंदी में आ गई है, तो आपकी सूत्र विधि सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कोई भी, आप सभी लोग शिक्षक अध्यापक अध्यापिकाएं आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आप लोग जो है हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराते हैं बच्चों में, तो उसे क्या बोला जाता है। अनुकरण होगा, आदर्श होगा, मौन वाचन होगा, संवेद। तो जब आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, जब हाथ में पुस्तक लेकर वाचन अगर बोल रहे हैं तो मौन वाचन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आदर्श वाचन कहलाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं वह कहलाती है स्वाध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन, मौखिक कार्य। तो वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं वह आपकी कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है। अध्यापन यानी कि आपका पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाएगा, क्योंकि स्वाध्ययन आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग क्या है, कोई विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य जो है अध्यापक की देखरेख में कर रहा है, तो ना अध्यापक तो आपके गृह यानी कि घर में तो होंगे नहीं, स्कूल विद्यालय में होंगे। ठीक है, मौखिक कार्य होगा नहीं, क्योंकि मौखिक कार्य बिना बोले होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाएगा, क्योंकि आपके अध्यापक या शिक्षक शिक्षिका कि अध्ययन कार्य जो है देख रेख में आप लोग पूर्ण करते हैं, तो वह आपका पर्यवेक्षित कार्य कहलाएगा। तो एक बार जायसवाल सर को सपोर्ट करें, शिक्षक को सपोर्ट करें दोस्तों, अपने परिवार को सपोर्ट करें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, वीडियो को लाइक करते रहें। और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, क्या है, लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है। व्याख्या विधि है, स्पष्टीकरण है, प्रत्यक्ष विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि जो है आपकी स्पष्टीकरण विधि कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता का अर्थ है दोस्तों, कविता का अर्थ होता है रागात्मक प्रवृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना होता है, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति होगा, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों कविता का अर्थ होता है उपर्युक्त सभी होगा। रागात्मक वृत्तियों का संशोधन कविता का अर्थ होता है, जीवन की सम आलोचना ये भी कविता का अर्थ होता है, और संगीतात्मक विचार के अभिव्यक्ति ये भी कविता का अर्थ होता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद होता है, स्मृति शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, या उपयुक्त सभी होगा। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वास्थ्य मनोविनोद करना, स्मृति शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होती है। व्याख्या विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है, गीत व अभिनय विधि होती है, या उपयुक्त सभी होगा। तो कविता शिक्षण की मुख्य विधि जो कहलाती है वह दोस्तों आपकी व्याख्या विधि भी है, प्रश्नोत्तर विधि भी है, और गीत अभिनय विधि भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कविता में शिक्षण, कविता जो शिक्षण होती है, कोई पोयम है, कविता लिखी, तो उसका आप क्या करते हैं, व्याख्या भी बताते हैं। ठीक, कोई सूक्ति आ गई, कोई कुछ है, ठीक है, तो उसकी व्याख्या, कोई एग्जाम्पल है, रस का है, अलंकार का है, तो उसकी व्याख्या भी की जाती है। तो व्याख्या विधि भी यहाँ पे यह कविता शिक्षण की मुख्य विधि में आएगी, व्याख्या, प्रश्नोत्तर और गीत अभिनय, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव प्रश्न भी आते हैं, आपको पता है। देखिए व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होगा, ज्ञान, कौशल, ज्ञान का उपयोग, मनोरंजन। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आप लोग व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य देखिए ज्ञान में होता है, कौशल होता है, ज्ञान का उपयोग करना। मनोरंजन आपका व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है
कि व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति कौन सी होती है, साहित्यिक होती है, व्यवहारिक होती है, दोनों होती है, कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति होती है आपकी साहित्यिक भी होती है, व्यवहारिक भी, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है, मौखिक, लिखित, दोनों या साहित्यिक। तो दोस्तों भाषा शिक्षण का मूल आधार मौखिक में भी होता है और आपके लिखित में भी होता है, यानी दोनों, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अव्यक्ति में करते हैं, ये उपयुक्त सभी में करते हैं। तो देखो और लिखो जो शिक्षण विधि करते हैं दोस्तों, किसमें करते हैं, आपके निबंध रचना में करते हैं। ठीक है, देखो और लिखो यानी देखना है फिर लिखना है, देखने के बाद लिखना जो है आपके निबंध रचना में जो है यह शिक्षण विधि का प्रयुक्त की जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों कि द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां कौन सी हैं, प्रश्नोत्तर विधि है, अनुवाद विधि है, व्याख्या विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय भाषा की शिक्षण विधियां हैं, तो द्वितीय भाषा की शिक्षण विधि आपकी अनुवाद विधि कहलाएगी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय कौन सा है। ठीक है, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय अभ्यास करना है, ध्वनियों का बोध करना, शुद्ध उच्चारण करना, यह उपयुक्त सभी होगा। तो जो आपको द्वितीय भाषा का शिक्षण का विषय अभ्यास करना भी होता है, ध्वनियों को बोध करना और शुद्ध उच्चारण भी, यानी उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि द्वितीय भाषा की व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है। तो द्वितीय भाषा की व्याकरण का जो है मातृभाषा में दोस्तों, ठीक है, अनुवाद किस विधि में किया जाता है, द्वितीय भाषा में, प्रत्यक्ष में, व्याकरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय भाषा की व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है दोस्तों, तो ये आपके व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। B.S. ब्लूम माने जाते हैं, डेजी मोरविन माने जाते हैं, डेविस माने जाते हैं, किलपैट्रिक माने जाते हैं। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक जो है दोस्तों आपके डेजी मोरविन माने जाते हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे। जब भी पर्यवेक्षित अध्ययन की बात की जाए, इस विधि के प्रवर्तक की बात की जाए, तो आपके डेजी मोरविन है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। तो शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा जो है छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। किस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं, डाल्टन विधि में, समवाय विधि में, प्रदर्शन विधि में, व्याख्या विधि में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाल्टन विधि। ठीक है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा जो है आपके डाल्टन विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। जो आपकी आगमन विधि है वह किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। सभी लोग जानते हैं जब भी आगमन की बात की जाती है उदाहरण से नियम की ओर बात की जाती है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है। निगेटिव प्रश्न है, जो आपकी आगमन विधि है किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशेष से समान की ओर। तो जब भी सभी लोग जानते हैं दोस्तों नियम से उदाहरण की ओर चलना यह आपके निगमन विधि का होता है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर यह आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, तो यह आगमन विधि के हैं। बाकी नियम से उदाहरण की ओर चलना यह क्या हो कहलाएगा, यह नियम विधि का शिक्षण सूत्र है दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा हर एक प्रश्न को, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अब की बार वर्ग 3 पर दोस्तों, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, यह विधि कहलाएगी। देखिए शिक्षक पहले क्या करता है, उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो यह विधि आपकी अनुकरण विधि होगी, व्याख्या विधि होगी, ध्वन्यात्मक विधि होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक पहले उच्चारण करते हैं, फिर जो छात्र हैं उस बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, यानी रिपीट करते हैं छात्र। तो यह विधि आपकी क्या कहेगी, अनुकरण कहलाएगी, क्योंकि जो आपके शिक्षक यानी आप लोग कर रहे हैं वही आपका अनुकरण आपके बच्चे भी कर रहे हैं, छात्र भी कर रहे हैं। तो अनुकरण विधि में आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सभी प्यारे मित्र हैं आप लोग, भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं, हर एक भाई बहन हर शिक्षक बंधु का दोस्तों जो सपना है सिलेक्शन का अध्यापक अध्यापिका बनेगा, सभी का वेलकम अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है,
शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और सिलेक्शन की ओर ले जाती है दोस्तों। प्रश्न अगला देख लेते हैं कि निम्न में से खेल विधि नहीं है। देखिए, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, व्याख्या विधि। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, किंडरगार्टन विधि नाम सुना है, डाल्टन विधि नाम ने सुना है, आपके मॉन्टेसरी विधि। ये तीनों विधियां जो खेल से है, लेकिन व्याख्या विधि आपकी खेल से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। पेस्टोलॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैकटॉट विधि, व्याख्या विधि। तो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? तो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि आपकी व्याख्या विधि नहीं होती है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि क्या होती है? पेस्टोलॉजी विधि भी है, मॉन्टेसरी विधि है और जैकटॉट विधि है। तो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, व्याख्या विधि आपकी मुख्य विधि नहीं मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि जो कौन सी होगी? वह हम वाचन शिक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी होती है? अनुकरण विधि, संप्रेषण, उपयुक्त, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है आपकी अनुकरण विधि मानी होती है, आपकी संप्रेषण विधि। ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो भाषा शिक्षण है उसमें शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट का, लिंगवा फोन का, ग्रामोफोन का या आपके एपिस्कोप का। तो भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी लोग नीचे बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, सभी लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे मित्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शिक्षा जगत के चैनल को। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न प्यारा सा पूछा जा रहा है कि भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना है, पढ़ना है, बोलना है, यह उपयुक्त सभी होगा। तो भाषा का मुख्य कौशल आपका लिखना सुनना भी होता है, पढ़ना भी होता है, यानी बोलना होता है। तो ये देखिए मुख्य कौशल, जो आप लोग सभी लोग जानते हैं भाषा के मुख्य 4 कौशल है। कौन सा भैया? सुनना है, ठीक है, सुनना है आपका, सुनना है, पढ़ना है, बोलना है, लिखना है। ठीक है, ये सभी कौशल भाषा के मुख्य कौशल में आते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? ध्वनि है, संकेत है, चिन्ह है, सभी है। तो भाषा के मुख्य तत्व ये सभी हो जाएंगे। ध्वनि भी आपका भाषा का मुख्य तत्व है, संकेत भी है, चिन्ह भी है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि बालक के भाषा शिक्षण की, ये बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के माध्यम होना चाहिए। आप सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपको जानना बहुत जरूरी है। जो बालक होता है अगर उसको भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का, ठीक है, आपका माध्यम क्या होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, प्रादेशिक भाषा। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बालक में अगर भाषा शिक्षण का शिक्षा देना हो तो उसकी मातृभाषा का माध्यम महत्वपूर्ण माना जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, ये उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा का अर्थ होता है परिवार की भी भाषा होती है, माँ की भाषा होती है और पिता की भाषा, क्योंकि माँ और पिता की भाषा एक ही होगी। ठीक है, जो लोकल भाषा होती है, ठीक है, हमारे परिवार के आसपास की, वही हमारी मातृभाषा का अर्थ कहलाता है। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, मातृभाषा का उद्देश्य होता है बच्चे उसमें मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है आपकी? आगमन विधि भी है, निगमन विधि है, अनुकरण विधि है, या उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि होती है वह आपकी अनुकरण विधि होती है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि में क्या मानी जाती है? आपकी अनुकरण विधि मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों सिलेक्शन के लिए। देखिए, उपयुक्त सभी वाले अगर आपको बता देता हूं 150 प्रश्न में से, यानी प्रत्येक 30 क्वेश्चन में आपको 3 से 4 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो उपयुक्त सभी वाले होंगे, और उसमें से सभी उपयुक्त सभी वाले सही होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका उपयुक्त सभी वाला नहीं होगा। तो यही पहचान करना है, ठीक है, और इसी पहचान के तौर पर हमें सिलेक्शन पाना है। तो भाषा अधिगम के कारण होते हैं, भाषा अधिगम के कारण दोस्तों भाषा का विज्ञान भी होता है, व्याकरण भी होता है, भाषा कौशल भी होगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भाषा अधिगम के कारण क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक बी एस ब्लूम है,
रॉबर्ट ग्लेसर हैं, B.O. स्मिथ है, I.K. डेविस हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय आपके I.K. डेविस है, सभी लोग नोट कर लेंगे। शिक्षण अधिगम प्रबंधन की जब भी बात की जाए तो आपको डेविस नोट कर लेना, I.K. डेविस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? रॉबर्ट मैगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, B.S. ब्लूम ने या B.O. स्मिथ ने। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले आपके ब्लूम हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है आपके B.S. ब्लूम ने किया है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होगा या ये सभी होता है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो शिक्षा के उद्देश्य को वर्गीकरण किया जाता है ज्ञानात्मक रूप में भी होता है, भावात्मक रूप में, क्रियात्मक रूप में, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, अंत तक देखने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना जो है या पालन करना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना, किस शिक्षण सूत्र का यह पालन करना स्पष्ट दिखाई देता है? तो सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना आपके निगमन विधि की हम बात कर रहे हैं। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा होता है, ठीक है, स्थूल यानी बहुत बड़ा होता है। कोई भी अगर हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है, उस पॉइंट को हम बड़ा खोज के निकालें, ठीक है, यानी छोटे से बड़े की ओर जाना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना, शिक्षण सूत्र का पालन करना है। ये सभी लोग जानते हैं, स्पष्ट क्या है आपका निगमन विधि यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करते हैं? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे प्रयोगशाला में कार्य करते हैं तो उस कार्य करते जो समय है उस टाइम पर विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करते हैं? आगमन, निगमन, प्रदर्शन, प्रोजेक्ट। तो सभी लोग जानते हैं प्रयोगशाला की जब भी बात की जाती है तो आगमन है, पहले उदाहरण से नियम की ओर चलना, ठीक है। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करते हैं? ठीक है, अनुसरण है, ये शब्द आपको ध्यान देना है। जब भी अनुसरण की बात की जाए तो आप क्या हो जाएगा? आगमन विधि, और आगमन विधि सभी लोग जानते हैं उदाहरण से नियम। अब दोस्तों देखते हैं, आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अब अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं आगमन विधि होगी, क्योंकि प्राथमिक कक्षा, देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चे क्या है, नियम को रटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यह जो आगमन विधि होती है ये लेट विधि होती है, यानी कि समय लेने वाली, समय खर्च इसमें ज़्यादा होता है आगमन विधि में, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए जो आगमन विधि है आपकी दृष्टि से जो है यानी सबसे उत्तम मानी जाती है वह आपकी आगमन विधि हो जाती है, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, 11 स्वर होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, 14 होते हैं। तो हिंदी भाषा में फिलहाल तो 11 स्वर है आपके, ठीक है, कितने हैं दोस्तों? 11 स्वर हैं आपके हिंदी भाषा में। और अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो मूल व्यंजन है 40 है, 47 है, 31 है, 33 है। तो हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या आपके 33 मानी जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इनको भी दोस्तों कॉम्बिनेशन किया गया है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है, अक्षर होती है, शब्द है, वाक्य है, ये इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? शब्द, ठीक है। भाषा की प्रथम जो है सार्थक इकाई कौन सी होती? तो आपका शब्द होता है, राइट ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप क्या होता है? तो जब भी हम गद्य साहित्य के मुख्य प्रकार या स्वरूप की बात करते हैं, क्या वह सृजनात्मक गद्य है, वर्णात्मक गद्य है, भावात्मक है या उपयुक्त सभी है? तो गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप दोस्तों आपका क्या कहलाता है दोस्तों? सृजनात्मक गद्य कहलाता है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप क्या कहलाएगा? सृजनात्मक गद्य कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्वनात्मक लिखा गया है। अब देखिए सर्वनात्मक है या सृजनात्मक है, ठीक है, आपको कंफर्म कर लेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे सृजनात्मक या सर्वनात्मक लिखा हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है गद्य शिक्षण की मुख्य विधियाँ दोस्तों क्या है? उद्बोधन विधि भी है, प्रवचन है, स्पष्टीकरण है, उपयुक्त सभी है। तो गद्य शिक्षण की जो मुख्य विधि होती है वह आपकी उद्बोधन विधि भी कहलाती है, प्रवचन विधि भी है और स्पष्टीकरण, यानी ये तीनों विधियाँ आपकी गद्य शिक्षण की मुख्य विधियाँ में आती हैं।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। जो आपकी माध्यमिक स्तर की गद्य शिक्षण है, ठीक है, गद्य शिक्षण की विधि में प्रयोग ली जाती है। अर्थबोध विधि को ली जाती है, प्रवचन विधि को, स्पष्टीकरण विधि को, या उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि में प्रयोग ली जाती है दोस्तों उपयुक्त सभी। अर्थबोध को भी ली जाती है, प्रवचन को भी, स्पष्टीकरण, क्योंकि हम माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या होती है। आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है। आगमन निगमन विधि दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण की जान, व्याकरण का लव, व्याकरण का प्यार, ठीक है, कहते हैं ना व्याकरण की जो ऑक्सीजन है वह आपके निर्भर है, आपके आगमन और निगमन विधि पर निर्भर करती है। तो व्याकरण की जान, व्याकरण की ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन O2 है, उसीलिए व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आपकी आगमन निगमन विधि कहलाती है दोस्तों। तो ये क्लास को दोस्तों आप लोग कैसी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप ये क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना जा रहा है जरूर बताएं। और जायसवाल सर को सपोर्ट करें, अपने शिक्षक को सपोर्ट करते रहें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। जितने मेरे भाई बहनें पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इस परिवार के सदस्यता हासिल कर लें दोस्तों, इस परिवार का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। पीडीएफ फाइल नोट्स के लिए जितने भी क्लासेज आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल नोट्स मिलेगी, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जायसवाल सर को सपोर्ट करें। अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपसे दोस्तों दोगुना सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों से ताकत मिलती है दोस्तों। तो धन्यवाद सभी को दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.